मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे, पर अभी तक घर में बच्चों की कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। हमने अपना इलाज भी बहुत करवाया, पर कोई खुशखबरी नहीं मिला। अपनी यह हालत देखकर कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता कि कहीं मैं बांझ तो नहीं। खैर, अब तो जो था वह तो था ही। इलाज के बाद जब हमें कोई परिणाम नहीं मिला तो डॉक्टर ने हमें आईवीएफ की सलाह दी, पर आईवीएफ करवाने में खर्चा बहुत था और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आईवीएफ करवा सके। इसलिए एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें पैसों की सख्त जरूरत है और हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा। मैं अपने पति को विदेश जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाती। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते थे और मेरे साथ ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहती थी। वह तो भगवान का शुक्र था कि हमारा शहर में मैं एकदम अकेली हो जाती। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान को क्या कुछ करने को मजबूर नहीं कर देती। मजबूरन पैसों के लिए मेरे पति को अपना देश छोड़ विदेश जाना ही। पड़ोस के लोग अच्छे थे, जिनकी वजह से मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता और मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो पड़ोसी मेरी मदद भी कर देते हैं। मेरे हस्बैंड का नाम अरविंद था। अरविंद को विदेश गए हुए 3 से 4 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन का फोन आया। मेरी बड़ी बहन मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। उनके बच्चे लगभग मेरे ही हम उम्र के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बेटा तरुण पढ़ाई के लिए शहर जा रहा है। लोगों ने हॉस्टल में रहने की सलाह दी, पर मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई एतराज नहीं हो तो मेरे बेटे तरुण को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि हॉस्टल का खर्चा भी ज्यादा है और हॉस्टल में रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, और तुम तो उसकी मौसी हो और मौसी तो माँ सम्मान होती है। वो तुम्हारे साथ रहेगा तो मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी। तरुण के आने की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, पर अब मुझे अपने पति के इजाजत की जरूरत थी। जब ये बात मैं अरविंद को बताई, उन्हें भी कोई एतराज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम अकेले रहती हो, तरुण आ जाएगा तो तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और मैं भी सुकून से यहाँ पर काम कर पाऊंगा। जब मुझे अरविंद की तरफ से इजाजत मिल गई तो ये बात मैंने अपनी बहन को बताई। वह भी बहुत खुश हुई। अगले 1-2 दिनों में तरुण हमारे साथ रहने आ गया। तरुण के आ जाने से मुझे घर में अच्छा लगने लगा। नहीं तो अरविंद के जाने के बाद ये पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। तरुण बहुत अच्छा था, वह मेरा बहुत ख्याल करता। कभी कभी जब मेरी तबीयत खराब हो जाती तो कहता, मौसी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम करो, और वो घर का सारा काम कर लेता। उस दिन से तरुण हर रात मुझे चॉकलेट दूध बना कर देता। मैं दूध पीती और सो जाती, और जब सुबह सोकर उठाती तो मुझे बहुत सुकून मिलता। तरुण की तारीफ करते हुए मैं हंस कर कहती, तरुण तुम बहुत अच्छा दूध बनाते हो, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह को फ्रेश फ्रेश लगता है। इस बात पर हंसते हुए तरुण कहता, मौसी यह मेरे हाथों का कमाल है। मैं आपके लिए इतने प्यार से दूध बनाता हूँ कि आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी इस बात पर मैं हंसते हुए कहती, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी जिस लड़की से होगी वो बहुत खुश नसीब होगी, क्योंकि तुम उसका बहुत ख्याल रखोगे। यही कहकर हम दोनों हंसने लगते हैं। तरुण और मैं ढेर सारी बातें करते हैं। तरुण अपने कॉलेज की बातें करता और मैं उसकी बातों पर खूब हंसती। वो मुझसे कहता, मौसी तुम मेरी मौसी से ज्यादा मेरी दोस्त हो। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। तरुण घर पर नहीं था, इसलिए मुझे अकेले ही डॉक्टर पास जाना पड़ा। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो बात मुझे पता चले उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के मुंह से प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर से कहा, डॉक्टर लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो आप इसी चीज का ट्रीटमेंट करवा रही थी और जब प्रेग्नेंट हो गई है तो आप भगवान का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही है। अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदहवासी खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उसे वक्त मैं डॉक्टर से कुछ कहा और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई। पर मेरे आंखों में ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और तरुण के अलावा उसे घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, यह सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग तरुण की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि तरुण मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह तो मेरी सगी बहन का बेटा था। मैं तो उसके लिए उसकी माँ सम्मान थी, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है।
मेरा दिल इस बात के लिए गवाही ही नहीं देता, पर हकीकत तो मेरे सामने थी। यही सब सोचते विचार थे, किसी तरह मैं अपने घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। तरुण घर पर आ गया था। मैंने दरवाजे का डोर बेल बजाई तो तरुण ने दरवाजा खोल। तरुण मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए कब से परेशान था, फोन लगा रहा था तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रही थी। मैं घर के अंदर आई तो वो मेरे पीछे पीछे आता हुआ ये सारी बातें कह रहा था। उसने मुझे चाय का पूछा पर मैंने उसके एक भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे एक आंख भी नहीं भरा था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। तरुण ने कहा, मौसी आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यही कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को दराज में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि तरुण मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बहन का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और तरुण की माँ सबसे बड़ी बहन थी। जब तरुण की माँ की शादी हुई तो उसे वक्त मेरी उम्र लगभग 8 साल थी और तरुण जब पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल शक नहीं था। वो अपने बेटे तरुण को ऐसी परवरिश दे ही नहीं सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उसे सारा शक तरुण पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और तरुण के अलावा घर में कोई तीसरा था ही नहीं। मैं अपना सर अपने दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। फिर मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से तरुण मुझे दूध बना कर देता है और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आती है। क्या तरुण दूध में मुझे नींद की दवाइयाँ देता होगा और मेरे सोने के बाद ये सब सोते हुए? मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते सो रही थी कि क्या रिश्ते इतने मतलबी होते हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसकी मौसी थी, यानी कि माँ, उसके माँ की सगी बहन, मतलब माँ जैसी ही हुई। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता था? आखिर उसका दिल इस गुनाह के लिए राजी कैसे हुआ? मैं बस रोए जा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब जानने के बाद मेरे ऊपर क्या बीत रही थी इसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता था। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में मेरी बड़ी बहन के साथ आता तो आते ही मेरी गोद में आ जाता और अपनी तोतली जुबान से मुझे मौसी खाने की बजाय मांझी मांझी कहकर बुलाता। उसकी इस बात पर मैं खूब हंसती। यहाँ आने के बाद उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगता था कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। तरुण मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर आ गया। मैंने देखा उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो मेरे लिए चॉकलेट दूध बनाकर लाया था। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बेड पर आकर बैठ गया। उसके बेड पर बैठते ही मैं घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे ना जाने वह मेरे साथ क्या कर देगा। मेरा ये बर्ताव देखकर उसने बड़ी हैरानगी से पूछा, क्या बात है मौसी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है? ये लीजिए दूध पीजिए और आराम करिए। तरुण ने दूध का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। मैं दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया। आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। फिर से दूध पीने की जिक्र करके वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि ये दूध पिलाकर वो मेरे साथ आखिर कौन सा घिनौना खेल खेल रहा है। उसके जाते ही मैंने उसे दूध के गिलास को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे का लाइट बंद करके सो गई। पर मैं नींद में नहीं सोई थी। मुझे उसे वक्त का इंतजार था कि तरुण मेरे कमर में आखिर कब आता है। पर 1 घंटा गुजर गया, तरुण मेरे कमरे में नहीं आया और मुझे अब नींद भी सताने लगी थी। मुझे लगा कि शायद तरुण को शक हो गया है कि मैं सोई नहीं हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बाद अब मैं सहम गई थी। अब मैं दोबारा ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जिससे मेरे साथ कुछ भी गलत हो। अब मैं सोच लिया था कि सुबह मैं उठकर तरुण से कह दूंगी कि तुम अपने रहने का ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। ये सब सोने के बाद मैं कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और गहरी नींद में सो गई। पर सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कमरे का दरवाजा बहुत तेज बढ़ाया जा रहा था। मैं घबरा कर उठी और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने तरुण को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने गुस्से में कहा, आपने दरवाजा क्यों लॉक किया था? उसका रूप मुझे यूं पूछना मुझे तबाह करके रख दिया। वह होता कौन है मुझे इस लहजे में बात करने वाला? उसे तकलीफ इस बात की थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया। जो गुनाह वो मेरे साथ करने वाला था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने पर वही उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये पूछने वाले? मेरे बुलंद और सख्त लहजे पर वो कुछ हैरान हुआ था और फिर नर्म लहजे से बोल, मौसी रात में आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा था
पर जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं परेशान होकर दरवाजा पीटने लगा कि कहीं आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ना खराब हो गई हो। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर उसे पर गुस्सा आने लगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए मैं अपने कमरे से निकली और अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में मेरी ही हम उम्र मेरी एक सहेली रहती थी। मैं उसे अपने मन की सारी बातें शेयर करती, पर यह बात मैं उसे कैसे बता सकती थी। पर मेरी मजबूरी थी, मुझे किसी न किसी को तो अपने अबॉर्शन के लिए साथ ले जाना था, क्योंकि मेरे पति अरविंद अगले महीने आने वाले थे और अगर मेरी प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की हो जाती तो मेरा अबॉर्शन भी नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना था। मैंने अपनी सहेली को अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई, सोचा अस्पताल जाकर बताऊंगी। मैं उससे कहा, मेरी कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा ठीक है। उसे दिन में पूरा दिन अपनी सहेली के घर पर ही रुक गई, वहीं पर खाना खाया और आराम भी किया। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोला कि तरुण घर पर नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तरुण भी घर पर नहीं। ये सब जानने के बाद उसने खुद ही मुझे अपने घर पर रोक लिया था। अगले दिन हम दोनों डॉक्टर के पास जाने वाले थे, पर जब मैं उधर से अपने घर आई तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरी जान लटक गई। मैंने देखा घर पर मेरे पति अरविंद आए हुए थे। वो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिए और कहने लगे, अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा। उनसे लिप्ट कर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि अब क्या होगा, मेरा अबॉर्शन कैसे होगा। अरविंद ने मुझसे कहा, तुम रो क्यों रही हो, अब मैं आ गया हूँ। मैं आने वाला था अगले महीने पर मैं अभी ही आ गया, क्योंकि अचानक मेरी छुट्टी लग गई थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। उसी वक्त मैं अपने अंदर छुपे हुए दर्द को किसी तरह संभाला और ना चाहते हुए भी अरविंद के साथ मुस्कुराई। मैं किसी तरह रात का खाना बनाया। खाना खाने के बाद तरुण अपने कमरे में सोने चला गया और मैं और अरविंद अपने कमरे में। अरविंद बहुत थके हुए थे, वह थोड़ी बहुत मुझसे बातें किया और फिर सो गए, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं ऐसी सोच विचार में थी कि कल मैं अबॉर्शन के लिए कैसे जाऊंगी। कल क्या आप तुम्हें किसी भी दिन अबॉर्शन कैसे कराऊंगी, क्योंकि अब तो अरविंद आ गए हैं। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। यही सब सोचते विचारते कब सुबह हो गई पता नहीं चला। मैंने देखा अरविंद सोए हुए थे। मैं कमरे से बाहर सोफे पर जाकर बैठ गई। मैंने देखा तरुण अपने लिए चाय बना रहा था। वो किचन से आया और मुस्कुरा कर बोला, कैसा लगा आपको अरविंद मौसी का सरप्राइज। मैंने उसे खुद से और नफरत से देखते हुए कहा, किस कदर ठीक और ड्रामेबाज इंसान हो तुम, ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ मौसी रहते हो और दूसरी तरफ मैं। ये सब सहते सहते थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे समझे मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया, और वह था कि अभी भी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही है आप, मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैं ऐसा भी क्या किया है कि आप मुझे इस तरह बातें कर रही हैं। मैंने उसे गुस्से से देखा और अपने कमरे में गई तो देखा अरविंद अभी भी सो रहे थे। मैं दराज से रिपोर्ट निकाली और तरुण के पास चली आई। तरुण वहीं पर खड़ा था। मैंने गुस्से से वो रिपोर्ट तरुण के मुंह पर फेंक दी। मैंने कहा, ये पढ़ो और अपना मनहूस चेहरा लेकर अरविंद के उठने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। मैं गुस्से से दबे लहजे में बोल रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अरविंद को इस बात की भनक भी पड़े। तरुण ने वो रिपोर्ट उठाकर जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलना, तभी वहां पर अरविंद आ गए और सीधा तरुण के पास गए और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। अरविंद को रिपोर्ट पढ़ने देख मैं घबरा गई और सोचने लगी कि अब तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब जानने के बाद अरविंद मुझे छोड़ देंगे। यही सब सोते सोते कब गिरकर बेहोश हो गई पता नहीं चला, और जब होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाए। मैं बेड पर लेटी हुई थी और अरविंद बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। तरुण भी वहीं पर खड़ा था। अरविंद को देखते ही मैं रोते हुए कहने लगी, अरविंद इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तरुण ही दूध में मुझे नींद की गोलियां देता था। भगवान के लिए मुझे छोड़िएगा मत, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर अरविंद मेरे पास आए और मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवा, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारे रिपोर्ट के साथ बदल गई थी। ना ही तरुण ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। तरुण तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता।
तरुण की नजर जब मुझ पर पड़ी तो मैंने देखा वो रो रहा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मौसी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी माँ और आपने कभी कोई फर्क नजर नहीं आया। मैं आज तक किसी लड़की को नजर तक उठाकर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ समान है। और रो रो कर सारी बातें कह रहा था। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से रिपोर्ट की अदला बदली ने मुझे अपने भांजे के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या क्या मैं अपने भांजे के खिलाफ नहीं सोच लिया था।